गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी इंडिया के वायसरॉय बने 1848 से 1856 तक ये रहे और इन्होंने सेकंड एंग्लो सिख वॉर 1848 से 49 इन्होंने लड़ा। और लॉर्ड डलहौजी ही रिस्पॉन्सिबल थे पंजाब को अब ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर लाने के। इसके लिए इन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसको नाम दिया इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक पॉलिसी थी जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई किंगडम होता है, उसका अगर राजा मर जाता है और राजा के बाद कोई भी प्रिंस नहीं बचता जो किंगडम को संभाल सके, तो वो किंगडम ऑटोमेटिकली ब्रिटिश के अंडर या ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए मार्च 29 1849 में पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ले लिया गया और जो राजा थे महाराजा दिलीप सिंह, इनको इंग्लैंड भेज दिया गया पेंशन पर। अब हम पढ़ेंगे अवध। अवध को कैसे अनेक्स किया गया। डलहौजी ऑल्सो अनेक्स अवध अंडर प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट political success made the British superior over Indian Empire. They took advantage of the political disunity in the state. Nawab Wajid Ali Shah of Awadh was accused of misrule and reluctance to introduce reform. देखिए जो नवाब वाजिद अली शाह थे अवध के, इनको एक्यूज के इन पे आरोप लगाया गया मिसरूल का। अवध was annexed in 1856 but the annexation of Awadh was universally condemned. To cover the British immorality and deceit, Lord Dalhousie said, on this occasion, the British government would be answerable both to God and the Indians if it goes on helping such a state which is responsible for suffering of so many people. Hence, British brought new administrative policy. तो अवध में जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, इनके ऊपर आरोप लगा दिया गया, एक्यूज़ किया गया इनको मिसरूल का, और ब्रिटिश ने अवध को अपने कंट्रोल में ले लिया। और लॉर्ड डलहौजी ने एक स्टेटमेंट दी कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो आंसरेबल है गॉड के लिए और इंडियंस दोनों के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर। तो द ब्रिटिश रूल हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस फॉर इंडिया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्दरिंग एंड कंसोलिडेटिंग ब्रिटिश रूल वॉज अचीव थ्रू द सिविल सर्विस एंड जुडिशियल सिस्टम। तो जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया सिविल सर्विस में, जुडिशियल सिस्टम में, आर्मी में पॉलिसीज़, नई पॉलिसीज़ लाई गई, नए ह्यूज रेवेन्यूज़ कलेक्ट किए गए, रेलवे नेटवर्क को बिछाया गया पहले, और सोशल एंड एजुकेशनल पॉलिसी जो थी उसको भी कंसोलिडेट किया गया। एज अ पॉलिसी इंडियंस वर लेफ्ट आउट ऑफ द टॉप पोस्ट। अब इंडियंस को कभी भी टॉप पोस्ट, किसी भी कोई भी अगर जॉब होती थी उसमें, किसी भी जॉब में इंडियंस को टॉप मोस्ट पोस्ट कभी नहीं दी जाती थी। द अर्ली एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इंटेंडेड टू सर्व। देखिए क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया में सिर्फ अपना मुनाफा कमाने आए थे, तो जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो भी इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि मैक्सिमम प्रॉफिट ब्रिटिश को या जो कंपनी थी उसको प्रोवाइड किया जा सके। By 1856, the conquest of India to govern such a huge territory, the British needed to formulate policies. अब 1856 में जो ब्रिटिशर्स थे इनका कंट्रोल इंडिया में, द ब्रिटिश डिवाइडेड द टेरिटरीज दे हेल्ड इनटू प्रोविंसेस। अब क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर इनको गवर्न करना था, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन्होंने प्रोविंस में डिवाइड कर दिया इंडिया को, और ये प्रोविंस थी बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, और इनको प्रेसिडेंसीज कहा जाता था, और इनके लिए गवर्नर जनरल हुआ करते थे। द डिस्ट्रिक्ट वॉज लुक्ड आफ्टर बाय द कलेक्टर, और हर एक डिस्ट्रिक्ट जो थी उसका सुपरवाइज करते थे कलेक्टर। सिविल सर्विस। लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज द फाउंडर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। In the beginning, the traders assumed administrative functions. As time went by, the British East India Company territory expanded, and it was felt that only well-trained civil servants would be able to handle the enormous task of governments. So Lord Cornwallis established the Indian Civil Service. तो क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ ये मर्चेंट थे, बाद में इन्होंने देखा कि एक जो सिविल सर्वेंट्स हैं इनकी वेल ट्रेंड सिविल सर्वेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि जो टास्क था, जो गवर्नेंस का काम था, वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री थी। सो लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की को इस्टेब्लिश किया।
मैनी टैलेंटेड यंग मैन वर अट्रैक्टेड टू इट टू ट्रेन यंग सिविल सर्वेंट्स. लॉर्ड वेस्ली सेट अप फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा. और सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए एक कॉलेज को भी इस्टेब्लिश किया गया, फोर्ट विलियम्स कॉलेज कैलकाटा में. चलिए. इट वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फॉर इंडियन टू गो इंग्लैंड एंड कम्पीट विद इंग्लिशमैन. देखिए, इंडियंस को इंग्लैंड जाके वहाँ के लोगों से कम्पीट करना बहुत हार्ड रहता था. द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ICS का एग्ज़ाम पास किया था वो थे सत्येंद्र नाथ. ये ब्रदर थे रविंद्रनाथ टैगोर के. लेटर द एग्जामिनेशन कुड बी टेक इन इंडिया ऑल्सो. और बाद में ये जो एग्जामिनेशन था इंडिया में भी होने लगा. पहले ये इंडिया में नहीं होता था, सिर्फ इंग्लैंड में जाके इसको देना पड़ता था. द एग्जामिनेशन वॉज हेल्ड इन लंडन एंड वेरी फ्यू इंडियंस कुड अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल. तो क्योंकि लंदन में होता था तो अफोर्ड नहीं कर पाते थे इंडियंस इंग्लैंड जाना. द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन वॉज इंग्लिश. और जो एग्ज़ाम्स का मीडियम था वो इंग्लिश था. और क्योंकि इंडियंस जो थे वो इंग्लिश में इतने अच्छे नहीं थे तो इस वजह से उनके लिए काफ़ी हार्ड रहता था एग्ज़ाम. आर्मी. इंडियन सिपॉइज फॉर्म द बल्क ऑफ कंपनी आर्मी. द ब्रिटिश मेंटेन देयर होल्ड ओवर इंडिया विद द हेल्प ऑफ इंडियन सिपॉइज. देखिए, बहुत सारे लोग जो थे इंडिया के वो ब्रिटिश आर्मी में ब्रिटिशर्स के लिए सिपॉइज का काम करते थे या सिपॉइज थे वो. और उन्हीं की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया को कंट्रोल कर पाए थे. मोस्ट सिपॉइज वॉज रिक्रूटेड फ्रॉम एरियाज प्रेजेंट. देखो, लार्जली जो लोग थे वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के ये जो थे ये ज़्यादातर ब्रिटिश में ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश आर्मी में ऑफिसर्स थे. बाय द टाइम ऑफ कॉन्केस्ट ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीट द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर रिक्रूट्स हैज़ गॉन अप फ्रॉम 2 लाख. तो 2 लाख, तकरीबन 2 लाख इंडियंस जो इंडियन सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश आर्मी में थे. ओके. अब हम पढ़ने जा रहे हैं पुलिस के बारे में. टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. अब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को भी इस्टेब्लिश करना पड़ा. लॉर्ड कॉर्नवालिस क्रिएटेड अ परमानेंट पुलिस फोर्स इन इंडिया. ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हैड मैनी थानाज अंडर अ दरोगा. देखिए क्या हुआ करता था कि इन्होंने पुलिस को फॉर्म किया और हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग थाने बना दिए, जो थाने जो आज भी होते हैं, और हर थाने को एक दरोगा कमांड करता था. टाउन्स एंड विलेजेस हैड कोतवाल एंड चौकीदार. जो टाउन्स और विलेजेस होते थे वहाँ कोतवाल और चौकीदार होते थे. इन विलेजेस द वॉचमैन हैड टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज एंड वर मेंटेन्ड बाय द विलेजर्स देमसेल्फ. और देखिए, जो वॉचमैन का काम होता था वो विलेजर्स खुद करते थे. जुडिशरी सिस्टम. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वॉज कैरीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल लॉज ऑफ द इंडियन पीपल. टिल द ब्रिटिश केम द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ जस्टिस हैड बीन बेस्ड ऑन द शास्त्र एंड शरीयत. तो देखिए, ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो भी हमारे कंट्री में जुडिशियल सिस्टम होता था, जस्टिस का जो काम होता था वो बेस होता था रिलीजियस मैटर्स पे या रिलीजियस बेसिस पे उसको सॉल्व किया जाता था. जो हमारे शास्त्र और हमारे शरीयत कहते थे उनके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लिया करते थे. लेकिन ब्रिटिशर्स जैसे आए उन्होंने इंडिया में इंडियन पेनल कोड को इस्टेब्लिश किया, जिसमें बहुत सारे लॉज थे जो डिसाइड करते थे कि कौन से क्राइम के लिए कौन सी सज़ा होनी चाहिए. और ये एक बेसिस पे बनाया गया था जो कहता था 1 लॉ फॉर ऑल, मतलब सबके लिए एक कानून. लेकिन ऐसा नहीं था. जो यूरोपियंस थे और जो इंडियंस थे उनके साथ सेम ट्रीटमेंट नहीं हुआ करता था जैसे ब्रिटिशर्स के साथ हुआ करता था. मतलब ब्रिटिशर्स अगर कोई प्रिजनर है या इंडियन कोई प्रिजनर है तो उनके साथ अलग अलग ट्रीटमेंट हुआ करता था. ओके क्लास, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है. उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF में मैं आज सेंड कर दूंगा. थैंक यू क्लास.